हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि आखिर आपकी बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस तरीके से इंसुलिन नाम के हार्मोन्स को सिंथेसाइज करती है। आज हम समझते हैं कि किस तरीके से आपकी इस बीटा सेल को पता चलता है कि कब इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करना है और किस मैकेनिज्म के थ्रू इंसुलिन हार्मोन आपके ब्लड में डायरेक्टली रिलीज होता है। एंड एज यू ऑल नो, अगर इंसुलिन हार्मोन को ब्लड में रिलीज करना है तो उसके लिए इन बीटा सेल का एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीटा सेल्स का एक्टिवेशन तब देखने के लिए मिलता है जब ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो। अब जब भी बॉडी में आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, उस सिचुएशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो आपकी बीटा सेल स्टिमुलेट हो जाती हैं, और बीटा सेल के स्टिमुलेशन की वजह से इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट करता है, और इंसुलिन इस बढ़े हुए ग्लूकोज को वापस नॉर्मल स्टेट पर लाने के लिए इस ग्लूकोज को किसी भी तरीके से कम करना स्टार्ट करता है। बॉडी में इस ग्लूकोज को कम करने के लिए आपका इंसुलिन डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसे हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है कि बीटा सेल एक्सेसिव ग्लूकोज को देखकर इंसुलिन इसीलिए रिलीज कर रही है क्योंकि ये इंसुलिन इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी के डिफरेंट रिपोजिटरी ऑर्गन्स में जाकर स्टोर कर देता है और वापस नॉर्मल लेवल पर लाने में मदद करता है। यानी कि अल्टीमेटली आपका इंसुलिन ब्लड में प्रेजेंट इंक्रीज ग्लूकोज के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। अब इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ है तो वो कितना हाई हुआ है जिसकी वजह से बीटा सेल एक्टिवेट हो जाए। तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी में कितना होता है। सो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में होता है दैट इज 80 to 120 mg/dl। अगर आपकी बॉडी में मैं कह रहा हूं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, यानी कि उस सिचुएशन में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 mg/dl से ज्यादा हो गया होगा। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया हो, यानी कि उस सिचुएशन में मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 80 mg/dl से कम हो चुका है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हाइपरग्लाइसीमिया है, इट मींस आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 120 mg/dl से ज्यादा हो गया है, तब कहीं जाकर बीटा सेल स्टिमुलेट होती है और इंसुलिन को रिलीज करती है। अब इंसुलिन तभी रिलीज हो पाएगा जब वो आपकी बीटा सेल के अंदर सिंथेसाइज हो पाएगा। सिंथेसाइजेशन ऑफ इंसुलिन के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है इस चैनल पे, जिसे आप जाकर विजिट कर सकते हो। फॉर क्विक रिवीजन हम ये देख सकते हैं दैट दिस इज योर बीटा सेल, जिसके न्यूक्लियस के अंदर आपका एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नंबर 11, जिसकी पी आर्म पर एक स्पेसिफिक जीन होता है जो कि इंसुलिन के लिए होता है। अब क्योंकि ये जीन बीटा सेल के अंदर इंसुलिन बनाने के लिए काम करता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने मैसेज को एमआरएनए की फॉर्म में ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है। जब भी आपका डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब इस एमआरएनए को एक पेप्टाइड हार्मोन बनाना है जिसे इंसुलिन कहा जाता है, इसीलिए ये एमआरएनए आपके साइटोप्लाज्म में आकर राइबोसोम नाम की प्रोटीन फैक्ट्री से आकर जुड़ जाता है और पॉलीराइबोसोम बनाने लगता है। और अब ये राइबोसोम इंसुलिन को सिंथेसाइज करना स्टार्ट करेंगे। जब आपके एमआरएनए से इंसुलिन नाम का प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को आप ट्रांसलेशन कह देते हो। अब धीरे धीरे आपका जब प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा तो ये प्रोटीन का जो सबसे पहला सेगमेंट बनता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन का जो सबसे पहला सेगमेंट बनता है, उसे आप सिग्नल सीक्वेंस कहते हो, जो कि इस पूरे के पूरे पॉलीराइबोसोम को आरईआर के अंदर ले जाने का काम करता है। अब आरईआर के अंदर इस पूरे के पूरे पॉलीराइबोसोम्स के थ्रू पूरा का पूरा इंसुलिन सिंथेसाइज हो जाता है। सबसे पहला इंसुलिन जो आरईआर के अंदर सिंथेसाइज होता है दैट इज प्री प्रो इंसुलिन, जो कि प्रिमिटिव एंड इनएक्टिव इंसुलिन माना जाता है, जिसे आरईआर के अंदर प्रेजेंट एंडोपेप्टाइडेजेस एज वेल एज पेप्टाइड डाइसल्फाइड आइसोमरेज नाम के एंजाइम मिलकर प्रो इंसुलिन बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कि अल्टीमेटली आरईआर के अंदर आपका प्री प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है इनटू प्रो इंसुलिन विच इज इनएक्टिव इंसुलिन। नाउ इस इनएक्टिव इंसुलिन के साथ
आपके कुछ एमाइलिन के पार्टिकल्स भी बनते हैं। इन एमाइलिन के पार्टिकल्स को अलोंग विद प्रो इंसुलिन गोल्गी बॉडी में भेज दिया जाता है फॉर द एक्टिवेशन। गोल्गी बॉडी सिस फेस से उस प्रो इंसुलिन और एमाइलिन के मॉलिक्यूल को एक वेसिकल के रूप में कैच करता है और गोल्गी बॉडी के अंदर जो ल्यूमन होता है वहां पर सी पेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव मैच्योर इंसुलिन में अलोंग विद सी पेप्टाइड एंड एमाइलिन, जिसे अब इन सिक्रीटरी वेसिकल्स के रूप में पैक करके आपके गोल्गी बॉडी के ट्रांसफेस से बाहर निकाल दिया जाता है। आपका इंसुलिन रिलीज होने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। तो अब समझते हैं कि रिलीज कैसे होगा। देखिए, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इस सिचुएशन में हाई है, तो जब भी ब्लड इस बीटा सेल के अराउंड से गुजरेगा तो ये इंक्रीज्ड ग्लूकोज भी ब्लड के साथ सर्कुलेट करते हुए इस एरिया में आएगा। अब जैसे आपकी बॉडी की हर एक सेल को ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, तो बीटा सेल को भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही सप्लाई की जाती है। तो न्यूट्रिएंट्स के रूप में आपकी बीटा सेल को भी एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपका जब ब्लड इस साइट पर आना स्टार्ट करेगा जहां पर बीटा सेल पाई जाती है, तो उस एरिया में सबसे पहले ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना होता है। अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, जिसे आप ग्लट रिसेप्टर कहते हो या ग्लट चैनल कहते हो। ग्लट की फुल फॉर्म होती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। लेकिन बीटा सेल के ऊपर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है वो बॉडी की अदर सेल के ऊपर पाए जाने वाले ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से अलग होता है, इसीलिए इसे ग्लट 2 चैनल कहा जाता है। एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? आपकी बॉडी की अदर सेल्स के पास जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर है वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है, जबकि ग्लट 2 रिसेप्टर इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये बिना इंसुलिन हार्मोन के भी ग्लूकोज को एंट्री देता है, जबकि बॉडी की अदर सेल्स ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री तब देती हैं जब आपका इंसुलिन ब्लड में पाया जाता है। यानी कि बॉडी की कुछ अदर सेल्स कैसी होती है? इंसुलिन डिपेंडेंट होती हैं फॉर देयर एक्टिवेशन, जबकि बीटा सेल के ऊपर जो ग्लट 2 रिसेप्टर है दिस इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इसीलिए बीटा सेल का ये ग्लट 2 रिसेप्टर हमेशा ओपन रहता है। तो जब भी ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना होता है वो बिना किसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करे इस ग्लट 2 रिसेप्टर को क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। अब क्योंकि इंक्रीज अमाउंट में ग्लूकोज ने एंट्री ली है, तो आपके इस ग्लूकोज का यूज करके आपकी ये बीटा सेल एटीपी बनाना चाहती है, एनर्जी बनाना चाहती है, ताकि ये भी अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। अगर आपने मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, जो कि ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होता है। अगर आपकी बॉडी में आपकी इस बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा एंटर किया है तो ग्लाइकोलिसिस भी ज्यादा चलेगी और पायरुवेट भी ज्यादा बनेगा। फिर आपको याद होगा पायरुवेट को लिंक रिएक्शन में भेजकर एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया जाता है, यानी कि अगर पायरुवेट ज्यादा बना है तो लिंक रिएक्शन भी ज्यादा बार चलेगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी ज्यादा बार बनेगा। फिर इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को फर्दर डिग्रेड करने के लिए, फर्दर कैटाबोलाइज करने के लिए भेज दिया जाता है क्रेब्स साइकिल में। क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए ज्यादा बना है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रेब्स साइकिल भी ज्यादा चलेगी और इसके रिजल्टेंट FADH2 NADH ज्यादा बनेंगे। अब इस FADH2 और NADH से भी आपको ATP निकालनी होती है, तो इनको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेज देते हो। क्योंकि अब FADH2 और NADH ज्यादा बने हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी ज्यादा बार चलेगी ताकि ATP ज्यादा प्रोड्यूस हो। अब इस ATP का क्या काम है? स्टूडेंट्स, आपकी इस बीटा सेल की सेल मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर होते हैं, कुछ आयन चैनल्स होते हैं जिन्हें आप पोटेशियम आयन चैनल्स कहते हो। आपको मैंने रिसेप्टर वाली वीडियो में भी बताया है कि आयन चैनल्स ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन सेल के अंदर या बाहर जा सकते हैं। क्योंकि इसका नाम पोटेशियम आयन चैनल है तो इसके थ्रू या तो सेल के अंदर पोटेशियम जा सकता है या सेल से बाहर पोटेशियम आ सकता है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो इनएक्टिव सिचुएशन में इस पोटेशियम चैनल के पास जो लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन होता है उसके पास कोई लाइगैंड बाइंडेड नहीं होता और इस सिचुएशन में उसका इफेक्टर डोमेन हमेशा खुला रहता है। यानी कि जब आपका ये रिसेप्टर इनएक्टिव है, इससे कोई लाइगैंड बाइंड नहीं हो रखा है, उस सिचुएशन में ये आयन चैनल ओपन रहता है।
इस सिचुएशन में पोटेशियम सेल के अंदर भी एंटर कर सकता है और सेल के बाहर भी जा सकता है, लेकिन इस पोटेशियम चैनल के लिए जो लाइगैंड है वो एटीपी है। अब क्योंकि सेल के अंदर ये एटीपी ज्यादा बन चुका है, जैसे ही ये एटीपी आपके इस पोटेशियम आयन चैनल के लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन पर आकर बाइंड होगा, इफेक्टर डोमेन अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अभी तक इफेक्टर डोमेन खुला हुआ था, जैसे ही वो एक्टिवेट होता है वो इस पोटेशियम आयन चैनल को बंद कर देता है, जिसकी वजह से अब सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर नहीं जा सकता और बाहर से पोटेशियम अंदर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से सेल के अंदर आप ऑलरेडी जानते हो कि पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। अब क्योंकि पोटेशियम आयन्स बाहर नहीं जा सकते तो वो अंदर ही इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन का एक और प्रोटीन चैनल एक्टिवेट होता है। आइए उसको भी समझ लेते हैं। बीटा सेल की सेल मेम्ब्रेन के पास कैल्शियम आयन चैनल भी होता है। जब ये कैल्शियम आयन चैनल इनएक्टिव होता है तो उस सिचुएशन में इसका डोर क्लोज्ड रहता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर ना ही कैल्शियम आ सकता है और ना ही सेल के अंदर से कैल्शियम बाहर जा सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में क्योंकि आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, जो कि आपके कैल्शियम आयन चैनल्स को एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेशन के दौरान कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं और ब्लड के अंदर से सारा का सारा कैल्शियम अब बीटा सेल के अंदर एंट्री करने लगता है। इन कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में अब कहीं जाकर आपका इंसुलिन ब्लड में रिलीज होगा। कैसे, आइए समझते हैं। ये कैल्शियम आयन चैनल हेल्प करते हैं सिक्रीटरी वेसिकल और आपकी सेल मेम्ब्रेन को एक साथ फ्यूज करवाने में। कैसे? आपके इन सिक्रीटरी वेसिकल और सेल मेम्ब्रेन के पास, दोनों के पास एक प्रोटीन होता है जिसे सिनेप्टोप्रोटीन कहते हैं। अब दोनों के पास क्योंकि सिनेप्टोप्रोटीन है तो कैल्शियम इन दोनों के सिनेप्टोप्रोटीन को फ्यूज कर देगा, सिक्रीटरी वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर मिल जाएगी और अल्टीमेटली सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर प्रेजेंट जो भी चीजें होंगी वो अब ब्लड में डायरेक्टली रिलीज होने लगेंगी। यानी कि सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर प्रेजेंट इंसुलिन, सी पेप्टाइड एज वेल एज एमाइलिन, तीनों की तीनों चीजें अब ब्लड में रिलीज होने लगेंगी। तो इन मैकेनिज्म के थ्रू इंसुलिन अल्टीमेटली आपके ब्लड में रिलीज हो पाता है। हम ये भी समझ चुके हैं कि इंसुलिन किस तरीके से बनता है और ये भी समझ चुके हैं कि इंसुलिन किस तरीके से रिलीज होता है। आई होप स्टूडेंट आपके लिए ये मेथड ज़्यादा आसान रहा हो समझने के लिए कि किस तरीके से आपकी बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करना स्टार्ट करती है, कैसे उसे पता चलता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो चुका है और अब ब्लड में इंसुलिन को रिलीज करना ज़रूरी है। अब जैसे ही ये इंसुलिन यहाँ से ब्लड में रिलीज हो जाएगा, अल्टीमेटली ये आपके ब्लड में बढ़े हुए उस ग्लूकोज के लेवल को कम करने में हेल्प करेगा, जिसे हम मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन एक्शन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्लूकागन कैसे ब्लड में रिलीज होता है, जिसके बाद कहीं जाकर हम ये समझ पाएंगे कि आखिर इंसुलिन और ग्लूकागन आपस में मिलकर किस तरीके से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखने में हेल्प करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Till then, keep learning, keep exploring, and always remember biochemistry is the most interesting subject and you can make it simple with me. Thank you so much.